गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती असाल, पण महाराष्ट्रामध्ये सोडून द्या. गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती आहात आणि संपूर्ण देशामध्ये तुम्ही हिंदू आहात. बंगालमध्ये तुम्ही बंगाली असाल, पण हिंदुस्थानामध्ये तुम्ही हिंदू आहात. काम करोगे तो फिर हवा से मतलब आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है, शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है. बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के हीरो थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदू होने पर गर्व महसूस करते थे, गर्व से हिंदू हैं कहते थे, हिंदुस्तान को हिंदुओं का स्थान कहते थे. लेकिन उन्हीं बाला साहब के बेटे उद्धव और भतीजे राज ठाकरे ने उनकी विचारधारा को ताक पर रखकर हिंदी के खिलाफ लड़ाई छेड़कर हिंदी भाषा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. मराठी अस्मिता की आड़ लेकर हिंदी के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा दिया. महाराष्ट्र में विवाद का नया चैप्टर खोल दिया. परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदुत्व का एक ज्वार खड़ा किया, उनका परिवार आज हिंदुत्व की एकजुटता के नाम पर नहीं, हिंदी विरोध के नाम पर एकजुट हुआ. हिंदी विरोध पर, हिंदी विरोध के नाम पर हो रही गुंडई पर, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर हो रही पिटाई पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए. उद्धव और राज ठाकरे को सवालों के कटघरे में खड़ा किया. हिंदी मराठी के नाम पर बांटने का आरोप लगाया तो बचाव में शिवसेना यूबीटी के नेता मराठी अस्मिता का दांव खेलने लगे, मराठी भाषा की आड़ लेने लगे. महाराष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है. हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे. दूसरी बात रही तो किसी भी भाषा की सख्ती नहीं सहन करेंगे. बाकी तो सब चलता है. मराठी की आड़ लेकर हिंदी विरोध की स्क्रिप्ट तैयार कर जताने बताने की कोशिश होने लगी. महाराष्ट्र में हमारा ही राज चलेगा, महाराष्ट्र में मराठी ही बोलनी पड़ेगी, मराठी नहीं बोलने पर विरोध झेलना पड़ेगा. जो मराठी नहीं बोलेगा उसे राज ठाकरे के गुंडों और उद्धव के शिव सैनिकों के गुस्से का शिकार होना होगा. तो गुस्सा भड़कने लगा, आक्रोश बढ़ने लगा. मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ कोई. मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूँ मैं. तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है. लेकिन अगर कोई हमारे लोगों को पीटे, हमारे लोगों को धमकी दे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पे कुछ एक्शन न ले तो क्या करेंगे लोग फिर? कैसे लोगों को डर लग रहा है आज कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, दूसरा कोई भी आके हमको धमकी देके चलेगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहेंगे. मार पिटाई करना, कानून अपने हाथ में लेना, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है. और मैं जिम्मेदार समझता हूं मुख्यमंत्री को, जो राजनीतिक लाभ के चलते कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, कुछ लोगों के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को मना कर रहे हैं. मराठी के नाम पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच जब विपक्ष ने महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस पर सवाल उठाए तो उनका जवाब भी फौरन आया. देवेंद्र फडणवीस ने मराठी के नाम पर हो रही सियासत और हिंदू विरोध के नाम पर हो रही गुंडई पर दो टूक कहा. भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले. कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा. जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ब्रदर्स को सीधी नसीहत दे रहे हैं. हिंदी विरोध के नाम पर हो रही गुंडई पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं. लेकिन राज की गुंडागर्दी और उद्धव की हिंदी विरोध वाली सियासत को लेकर सवाल है कि क्या उद्धव और राज बाला साहेब की विचारधारा को भूल गए हैं? क्या वोट के खातिर ठाकरे ब्रदर्स हिंदू और हिंदुत्व की राह से भटक गए हैं? क्या राज और उद्धव सिर्फ सियासत के लिए मराठी भाषा का मुद्दा बना रहे हैं? और सवाल ये भी है, महाराष्ट्र में ही रहना है तो मराठी ही क्यों बोलना? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज. तस्वीर महाराष्ट्र में जो बनती हुई दिखाई पड़ रही है, उस तस्वीर के पीछे कई सोच हो सकती हैं. कुछ हासिल करने की सोच हो सकती है, राजनीतिक तौर पर मजबूत करने की सोच हो सकती है, समाज में एक संदेश देने की सोच हो सकती है. लेकिन
असल क्या तस्वीर उभर कर आ रही है वो हम जानेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम अपने खास मेहमानों का रुख करें, मेरे सहयोगी शाहिद अंसारी मरीन लाइन मुंबई से मेरे साथ लाइव इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शायद पहले आपका रुख करना मेरे लिए और भी बेहतर है कि चर्चा में जाने से पहले वहां पर अगर आपके साथ कोई है और वहां पर लोग हैं, उनसे बात करके कम से कम ये समझ लें कि राज और उद्धव की ये राजनीति उन्हें कितना जीवन दायनी कुछ ताकत दे रही है, या फिर जो समाज वहां पर है उसके अलग अलग हिस्से कर दिए गए हैं, दो फाड़ कर दिया गया है। शायद दिखाइए और समझाइए मुझे कि मुंबई पर क्या इंपैक्ट है इस राजनीति का। जी राजीव, आपने जो सवाल किया और इससे पहले हमारी जो रिपोर्ट रही है उसमें जिस तरह से लोगों ने अपने बयानात दिए और उसके साथ साथ जो है राज्य के मुख्यमंत्री की भी जो है बातचीत जो रही है कि कार्रवाई की जो बात है, इन सब के बीच में अगर आप देखिए तो सवाल एक अहम यही उठता है कि क्या मनसे के जरिए या उनके जो कार्यकर्ताओं या उनके गुंडों के जरिए जो जुल्म सितम के पहाड़ उत्तर भारतीयों पर ढाए जा रहे हैं, जो जुल्म सितम के पहाड़ जो है गैर मराठियों पर ढाए जा रहे हैं, क्या वो कम होने का नाम ले रहा है या नहीं? सवाल एकदम जायज़ है और जवाब भी उसका यही है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया है कि मनसे के गुंडे को जो है एक तरह से खुली छूट दे दी गई है। ये वैसे ही छूट रही है जैसे 2005 और 6 में मनसे के गुंडों ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी गुंडागर्दी दिखाई थी और जिसके बाद लोगों का क्या असर हुआ, लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। फिर उसी रविश पे जो है ये पार्टी चलने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसके बाद जो है इनका वजूद जो है 2009 के बाद और उसके बाद के चुनाव में इनका वजूद पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिस वजूद को बरकरार रखने के लिए बिन पानी के मछली के जैसे आज भी मनसे तड़प रही है। मरीन लाइन से मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ मुंबई के कई इलाकों से कई लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या नज़रिया है इस पर, इनका क्या कहना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी उस पुरानी रविश पर जो है चलने की फिर कोशिश कर रही है, किस हद तक कामयाब हो पाएगी इसमें? देखिए, पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बम्बई में न इनका एक आमदार है, न खासदार है और न नगर सेवक है। इस पार्टी का तो मतलब इनका सिंबल छीन लेना चाहिए, इनका नाम को निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी इलेक्शन जीत नहीं सकती। ये गुंडागिर्दी करते हैं, इनको एक सब्जेक्ट मिल गया है मराठी का। वो चाहते हैं कि इस बात पर लोग उत्साहित होकर वोट करेंगे, जबकि उसका मामला उल्टा हो रहा है। हमारे हिंदी भाषी लोग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, बहुत नाराज़ हैं। और इवन मराठी जो मराठा हैं वो भी नाराज़ हैं। आप अगर मराठा उनको चाहते होते, राज ठाकरे को या उद्धव ठाकरे को, तो उनकी सीट आती ना। अब ये मनसे की आप देख ले क्या हालत, कितनी बुरी है। 2009 के बाद से 2014 फिर 19, 24 में तो पूरा सुपड़ा ही साफ है। अरे उनका लड़का इलेक्शन हार गया, उनके गढ़ से जहाँ वो सियासत करते हैं, उनका लड़का इतनी बुरी तरह हारा है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सियासत। देखो, सियासत होती है अच्छे काम के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जुल्म करने के लिए, मारने के लिए, डराने के लिए नहीं होना चाहिए। ये आप कितना बुरी मिसाल तय करते हो। बाकी प्रांत में ये मामला फैलेगा तो वहाँ के लोग बोलेंगे वो भी मारेंगे मराठियों को और अलग अलग प्रांत के लोगों को मारेंगे। तो एक गलत बात आप फैला रहे हो। और इवन जो दुबे साहब हैं यूपी से, वो बात कर रहे हैं कि पटक के मारेंगे। तो ये आपस में दोनों की जुगलबंदी है ना। वो चाहते हैं अपनी पार्टी का काम बढ़ाने के लिए, यहाँ ये चाहते हैं अपनी पार्टी जिंदा हो जाए। दोनों पार्टी मर चुकी है और खास करके मनसे का जो मामला है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चाहे कुछ भी करें, वो मारे या हाथ जोड़े या प्यार करे, इनको लोग वोट नहीं देने वाले। आवाम क्या करे ऐसे लम्हों में, जब इस तरह के जुल्म में ज्यादती हो रही, तो आवाम क्या करे? वो उनके पास, आपके पास ताकत है वोट की। आप इतने सारे वोट डालो खिलाफ उनके कि उनकी अकल ठिकाने आ जाए, जैसा अब तक होते आया है उनको हमेशा होते रहेगा। आप दादागिरी गुंडागिरी से कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को प्यार कीजिए, उनके पास करीब जाइए, उनकी मोहब्बत कीजिए, तब आपको वोट मिलेगा ना। भाषा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से जुल्म जबरदस्ती हो रही है, आवाम के पास क्या है, जनता के पास क्या है? जनता कैसे लड़े इनसे? जनता के पास सिर्फ एक ही ताकत है, इस जुल्म और इनके जबर के खिलाफ अपना वोटिंग का राइट इस्तेमाल करें, जितना हो सकता है इनके खिलाफ वोट करें और उनको उन्हीं के जो चाल पे मारें। क्योंकि यही एक मौका है शायद कि आवाम के पास, जनता के पास शायद यही एक मौका है कि जिसको लेकर वो अपनी बात रख सकते हैं। यही वोट का ही है, सही तरीके से वोट करें जब वोट है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वोट भी करते नहीं है, ये बहुत माइनस पॉइंट रहती है। यही वोट ताकत दिखाए और इन लोगों को भगाए पॉलिटिक्स से। बिल्कुल, एक आवाम के पास, जनता के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वह वोट की है, जो वोटों के कसीर जखीरे को जो है हर सियासी पार्टी जो है खींचना चाहती है। यही वजह है कि मनसे के जब इस तरह से हुआ तो 2009 के बाद से आप देखिए कि किस तरह से लोगों ने जो है
उनको वो जो है वोट देना बंद किया, यानी लोगों के जो अपनी चॉइस है वो जहां जिसको वोट दें, लेकिन कहीं ना कहीं असर इसका जो है, इस जुल्म जबर का असर चुनाव पे दिखाई दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? 2009 से पहले कांग्रेस हुकूमत ने ही इनको आगे किया है, और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो थप्पड़ की इन्होंने एक गूंज दिखाया है, तो ये अपने वोटों से गूंज दिखाए, और ये 4 महीने में बीएमसी इलेक्शन आने वाला है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ख़ास तौर से मैं सभी गुजराती और उत्तर भारतीय और जितने भी मराठी के जो सहयोग लोग हैं, हाँ, क्योंकि अब तो इस थप्पड़ का शिकार और इस थप्पड़ के जद में तो सभी आ रहे हैं, तो उसको भूलना नहीं है। हमको 4 महीने तक के इंतज़ार करना है, और अपनी जो संविधान जो अपनी दिया है ताकत, उसको अपने को दिखाना है वोट की तरीके से। आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम के पास क्या है इस जुल्म जबर को रोकने के लिए? आवाम, जनता के पास क्या है, क्या करे वो लोग? जनता के पास वोट है सर। जनता को इस बार ये, मैं ऐसे समझता हूँ, ये लास्ट चांस है, और इस बार महानगर पालिका के इलेक्शन में खुलकर ये अपने अच्छे कैंडिडेट्स को नगर सेवक की सीट पर लेकर आए, ताकि ये आगे जाके फ्यूचर के एमएलए एमपी बने और तरक्की और प्रगति हो। इस तरीके के गुंडे लोग अगर सियासत में बैठेंगे, आज ये दूसरों को मारे, कल ये खुद के लोगों को भी मारेंगे। तो जनता होश में आ जाए, जागे, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके इनको यहाँ से जो बचा कुचा भी इनका छोटा बहुत वजूद है वो भी अब खत्म करने की जरूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम क्या करे ऐसे लम्हों में जब जुल्म जबर और गैर हिंदी, ये आप आवाम क्या करे? सर, ये वोट की राजनीति है, इसमें रिलीजियस को लेना नहीं चाहिए। नंबर 1, ये वोट की ताकत लोगों को समझना चाहिए कि हमारे वोट की कीमत क्या है, और यही ताकत फेरबदल कर सकती है। आई कैन ओनली से दैट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राजीव, सुना आप लोगों ने जो इनकी बातें रही हैं, हर एक की बातों में एक ही बात जो है समानता रही है कि एक आवाम, एक जनता जो है, गरीब जो, जिसको लेकर, जिसकी गुर्बत और मजबूरियों का फायदा उठाकर जो अपना 1000-1500 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ आती है रोजी रोटी गुजर बसर करने के लिए, उनके पास क्या है? तो वो आपने सुना कि हर एक की बातों में जो है एक ही चीज़ नजर आई है, जो समानता रही है। बातचीतें बहुत रही है, लेकिन इन्होंने समानता ये रही है कि जो लोग हैं उनके पास हथियार जो है इनसे लड़ने के लिए, आवाम के पास हर 5 साल पर एक मौका आता है जो है वोट का। और आप देखिए कि इस वोट के इस कसीर जखीरे को हासिल करने के लिए राजीव, हर सियासी पार्टी अपने हर बे अपनाती है, और इनका भी वही रहा है। 2008 के बाद, यानी ये 2004-5 में, जहां तक मुझे याद है, 20 साल पहले जब इस एक परिवार में बगावत पैदा हुई, और इस बगावत की बुनियाद जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रूप में हुई, तो इन्होंने 2009 में पहला चुनाव लड़ा, कुछ 13 सीटें इनकी आई थी। फिर उसके बाद से इनका सुपड़ा महाराष्ट्र में वैसे ही साफ होते दिखाई दिया जैसे आज ये हैं, क्योंकि वजह उसकी यही रही है कि इन्हें ये लगा था कि 2004-5-6 के बाद से जो जुल्म जबर करके इन्होंने 13 सीटें लाई है, तो संभव है कि उसी जुल्म जबर की बुनियाद पर जो है उत्तर भारतीयों को मार पीट के ये फिर से इसी तरह से उत्तर भारतीय नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पर शब्द गैर मराठी लगाना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन शायद आप जहां से हम पिछले कई दिनों से आपकी रिपोर्ट देख रहे हैं, एक चीज कॉमन है उसमें, लोग स्पष्ट साफ बोल रहे हैं, वो मराठी हो या गैर मराठी, वो ये कह रहे हैं कि ये मराठी संस्कृति से जुड़ा भी मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ और वोट और राजनीति का मुद्दा। ये कॉमन बात निकलकर सामने आ रही है। शायद बहुत शुक्रिया, आपने लोगों से बात की, मरीन लाइन से आप मेरे साथ जुड़े, आप अलग अलग इलाकों से लगातार जुड़ते रहे, बहुत धन्यवाद आज के दिन फिलहाल इस चर्चा से पहले जुड़ने के लिए। लेकिन मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ महेश वर्मा, नेता बीजेपी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शेट्टी मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय द्विवेदी भाई मेरे साथ प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एस.के. दत्ता राजनीतिक विश्लेषक, और आलोक मेहता सर, पद्मश्री आलोक मेहता कहना ज्यादा बेहतर रहेगा, एक लंबा करियर रहा है राजनीति के अलग अलग स्तरों और बदलती सरकारों और उनके नारों और उनके पीछे छिपी सोच को उन्होंने नजदीक से देखा है, उनका भी रुख करूंगा। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं संजय द्विवेदी भाई आपका रुख कर लेता हूं, क्योंकि आप शिवसेना यूबीटी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ शामिल हुए हैं। संजय द्विवेदी भाई, मैं आज की चर्चा में जो अभी इससे पहले लोगों से बात कर रहे थे, या इससे पहले कई जगह हमने बात की, लोग हर जगह ये बात कह रहे हैं कि ये वोट और राजनीति सबसे पहले है। इक्का दुक्का ने ये बात जरूर बोली कि मराठी संस्कृति को यहां पर लोग ध्यान रख रहे हैं, लेकिन लोग ज्यादातर कह रहे हैं वोट और राजनीति है। शिवसेना यूबीटी एक अलग अब कायदे पर चलने लगी थी, मनसे का कायदा सभी जानते हैं। मेरा बात यह है कि अगर आगे चलकर
जो एक जाधव कमेटी बनाई गई है, वो अगर छठी कक्षा से हिंदी भाषा को अनिवार्य या त्रिभाषा फार्मूले के तहत एक पढ़ाने के लिए कह देती है, तो क्या आप समझते हैं जो आज हो रहा है उस विवाद की पूरी तरीके से समाप्ति होगी, पटाक्षेप हो जाएगा? देखिए राजीव जी, सबसे पहले हम बात करेंगे सुधांशु जी की। सुधांशु जी ने कहा साहब कि बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व वाली विचारधारा रखी थी और इन लोगों ने छोड़ दी। आप चैनल वाले भी, जितने भी हैं चैनल वाले, वो भी इसी लाइन पे लग गए कि उद्धव ठाकरे ने तो सब चीजें छोड़ दी, उनका खून बदल गया, उनके तो बिल्कुल हड्डियां नहीं बची अब और बिल्कुल बेकार हो गए। तो ये चीजें कहना देखिए गलत है। देश किसी का भी खून, अगर हम हमारे खून में अगर हमारा राष्ट्र धर्म है, हिंदुत्व है, तो आप कैसे उसको बदल देंगे? कौन बदल सकता है उसको? और बाला साहब ठाकरे जो थे वो कहते थे कि साहब कमला बाई का कोठा है ये, बीजेपी के लिए कहते थे। आपने सुना होगा, तमाम यूट्यूब पे पढ़ा होगा, आप देख लीजिए। बाला कहते थे कमला बाई का कोठा है ये। क्यों कहते थे अभी तो वही बता सकते हैं, लेकिन वो कहते थे बात। दूसरे, भारत रत्न देना था बाला साहब ठाकरे को। मैंने स्वयं राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री के पास भेजा था, उनका वहां से जवाब भी आ गया था कि साहब हम भारत रत्न माननीय बाला साहब ठाकरे को देंगे, जो अभी तक नहीं हुआ। इतने जुमलेबाज हमारे प्रधानमंत्री हैं, कहना नहीं चाहिए, सॉरी, माफ करना। अब आइए अब बात बाला साहब ठाकरे की राजनीति की। बाला साहब ठाकरे ने 11 लोगों को लेके पार्टी बनाई थी। उन्होंने सेना नाम दिया था, शिवाजी के आदर्शों पे पार्टी उन्होंने 66 में गठित की थी, में 11 लोग थे, उनको शिवसेना नेता बनाया गया था। अब आप आइए, उन्होंने जो पहला आंदोलन किया था, आपको याद होगा, पहला आंदोलन उन्होंने किया था कि जो उद्योगपति थे महाराष्ट्र के, वो मराठियों को नौकरियां नहीं दे रहे थे। तो उसी बात को लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि उस समय माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उनको जो है इस पर बैन लगाने के लिए विचार करना पड़ा। फिर खैर बाला साहब ठाकरे माननीय इंदिरा गांधी से मिले, 4-5 घंटे बैठक हुई और उन्होंने बैन नहीं लगाया और बताया नहीं आपकी जो चीजें हैं बहुत सही हैं। और वो हमेशा कहते थे आमची महाराष्ट्र, कहते थे मैं अगर महाराष्ट्र में हूं तो मैं जय हिंद जय महाराष्ट्र करूंगा, उत्तर प्रदेश में हूं तो मैं जय हिंद जय उत्तर प्रदेश करूंगा, बिहार में हूं जय हिंद जय बिहार करूंगा मैं। तो अभी आपने उनका भाषण सुनाया, भाषण मराठी में था उनका, लेकिन हिंदी बोल लेते थे। क्योंकि मैं उनसे मिला हूँ काफी बार, मानी उद्धव जी से भी मिला हूँ, अभी जी से भी मिला, वो भी हिंदी बोल लेते हैं। यहाँ देखिए, हिंदी का विरोध नहीं है, जो बार बार कहा जा रहा है कि हिंदी का विरोध कर रहे, हिंदी का विरोध कर रहे होते हैं, तो हिंदी क्यों बोल रहे होते? अभी अभी आपने उनको सुनाया, आदित्य ठाकरे जी का सुनाया, हिंदी बोल रहे थे। तो आने वाले हैं वो हिंदी को लेके आ गए, 1 से 5 तक उन्होंने त्रिभाषा के रूप में एक लगा दी। भाई तमिलनाडु में लागू नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री गुजरात में भाषण दे रहे थे, वहां लोगों ने कह दिया नहीं जब आप हिंदी भाषण दे रहे थे, तो लोगों ने कहा साहब गुजरात भाषण दे दीजिए। वहां हिंदी लागू नहीं की गई, तमिलनाडु में नहीं की, कर्नाटक में नहीं की गई, असम में नहीं की गई। इसका चलिए आपने लागू कर दी, वापस क्यों ले लिया आपने, वो भी नहीं बताया आपने। तो ये जो चीजें हैं, आप संजय गायकवाड़ जिन्होंने अभी कल मारपीट की, खुलेआम उन्होंने ओपन डाला, आपके नीतीश ठाकरे जी कह रहे हिंदू मुस्लिम, और आप निशिकांत दुबे जी कह रहे पीट के मारो। इनके ऊपर कार्रवाई हुई? इनके ऊपर तो कोई कार्रवाई मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। जबकि कल हमारे संग थे शिवसेना संजय गुट के नेता, वो कह रहे साहब कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो हुई नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर राज्य में भाषा को लेकर विवाद है तो इस विवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है देवेंद्र फडणवीस जी की। वो कहते मराठी बोलनी पड़ेगी, तो उन्होंने जीआर देकर जीआर वापस ले लिया, मराठी बोलनी पड़ेगी। सुन तो ये राजीव जी, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आपने कहा देवेंद्र फडणवीस पर जिम्मेदारी है, तो जीआर तो वापस ले लिया गया। तो जीआर वापस ले लिया गया, क्यों वापस ले लिया गया? मैं ये तो पूछ रहा हूँ ना, क्या वो राजनीति में जीआर लाए थे कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक हो जाएं और वो आंदोलन करें इसके लिए? इसका मतलब तो यही हुआ। योगेश कदम कहते हैं मराठी बोलनी पड़ेगी। क्यों कहते हैं भाई मराठी बोलनी पड़ेगी? मराठी, अगर कोई कानून व्यवस्था गड़बड़ है, चाहे संजय गायकवाड़ मंत्री हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे नीतीश राणे हो, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अच्छा मेरे सवाल पर आ जाइए, मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे सवाल पर आ जाइए। अगर छठी कक्षा से ये कमेटी कहती है कि हिंदी की शिक्षा त्रिभाषा फार्मूले के अंतर्गत होगी, तो क्या उसे विवाद की समाप्ति माना जाए छठी कक्षा से?
पहली से राजीव पांचवी जी में। देखिए कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, इस पे कोई बात नहीं होती है। मैं ठीक है। दूसरी बात कह रहा हूँ, जो बात अभी कही जा रही है, हिंदुत्व छोड़ दिया, हिंदुत्व के आपके साबिर शेख जी थे, जब मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री बने थे, उनकी कैबिनेट में मंत्री थे वो साबिर शेख जी। और जो बाला साहब ठाकरे जब मंच पे बैठे हुए थे तो वहां बोले थे बाला साहब ठाकरे, मेरे पास यूट्यूब पे है, बोले हमारे साथ बहुत से मुसलमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये देखिए हमारा शिवसैनिक बैठा हुआ है मंच पे। तो कहने मतलब ये है कि इस तरह की हिंदुत्व छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। आप पीडीपी से करने गठबंधन थे तो क्या हिंदुत्व छोड़ दिया आपने? ठीक है संजय भाई, मैं समझ गया। आपको समस्या इस बात से है कि हिंदुत्व को छोड़ने की बात कहीं ज्यादा प्रचारित हो गई और ऐसा शिवसेना की तरफ से कहा भी गया कि हमारा हिंदुत्व अभी तक वही है, तो अब लड़ाई हमारे हिंदुत्व तुम्हारे हिंदुत्व में इस वक्त शायद होने की यहाँ पर बात है। 10 सेकंड जी, हिंदुत्व वाली बात और हिंदी विरोध, हिंदी विरोध नहीं है, हिंदी को जबरदस्ती मैं वही बार बार आपसे पूछ तो रहा हूं। आप मुझे ये बताइए, अगर छठी कक्षा से हिंदी लागू होती है तो क्या फिर भी विरोध रहेगा या विवाद की समाप्ति होगी? आप जवाब ही नहीं दे रहे। राजीव जी, जो चीज अभी मार्केट में आई नहीं, जो राजनीति में आई नहीं, उसके विषय में हम क्या बता देंगे? मतलब ये चलता रहेगा, मतलब ये चलता रहेगा। ठीक है, बीजेपी वालों से पूछ लीजिए। ठीक है, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। मैं महेश वर्मा मेरे साथ इस वक्त बीजेपी नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। महेश जी, बाला साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि कोई भाषाई पहचान हमारे सामने अगर रखी जाए तो उससे पहले मैं हिंदू और हिंदुत्व को सामने रखूंगा। वो अलग अलग जगह की पहचान कहते हुए, उनका भाषण है और बहुत ज्यादा वायरल भी है और मैंने सुना भी है उसको। वो ये कहते हैं, तो ये कौन सा हिंदुत्व की बात जो भी संजय द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हमारे हिंदुत्व पर सवाल उठाया जा रहा है, हमारे हिंदी विरोध पर सवाल उठाया जा रहा है? भाई विरोध तो है, भले शिवसेना यूबीटी के लोग थप्पड़ ना मार रहे हो, मनसे के लोग वो गंदा काम कर रहे हो, लेकिन कोई तो कर रहा है जो साथ में है। महेश जी नहीं, अब उद्धव जी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है और वो भस्मासुर की तरह अगर राजनीति कर रहे हैं तो उसके लिए ना भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, ना भारत की जनता जिम्मेवार है, ना महाराष्ट्र की जनता जिम्मेवार है। सवाल यह है कि क्या उनको शरद पवार जी का बयान जो है सुनाई नहीं दे रहा है, जो ये कह रहे हैं कि देश में 60% ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं? तो आप किसका अपमान कर रहे हैं? आप हिंदी के नाम पर आप ये थोड़ी कह रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के तौर पे उसे लागू करने का फरमान जारी करते हैं, फैसला लेते हैं, उसे कैबिनेट में लाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी के जरिए उसे लागू करने की सारी आप कवायद करते हैं। और जब बात आती है कि चलिए ठीक है जी, जो आपने फैसले लिए उस फैसले को आगे बढ़ाया जाए। और ऐसा भी नहीं है कि महाराष्ट्र में सीबीएसई स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है। महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड जो है वहां बेशक वैकल्पिक भाषा के रूप में हिंदी का कहीं प्रचलन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीएसई स्कूल वहां जितने भी हैं उसमें हिंदी नहीं पढ़ाई जाती हो। तो सवाल यह है कि आप किसके आंख में धूल झोंकने चले हैं? अब ये जो आंख में धूल झोंक के जो आप राजनीति करने चले हैं, इसको क्या कहें? ये कौन सी विरासत है बाला साहब जी की, जिन्होंने वहां आप देखिए एक तरह से हिंदी फिल्म जो पूरे देश दुनिया में पहचान बनाई, हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, उस हिंदी की देन है कि वहां पे एक साम्राज्य खड़ा हुआ। बॉलीवुड का जो साम्राज्य है आज हिंदी के जरिए जो है लोग वहां खाते हैं, पीते हैं, हिंदी को कहीं जीते हैं। उस हिंदी को जो है आप किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, उसके नाम पर किस प्रकार से आप अराजक स्थिति बना रहे हैं, उसके नाम पर आप किस तरह से राजनीति पे उतारू है। क्या वहां के लोगों को आप देना क्या चाह रहे हैं? महाराष्ट्र के नाम पर आप क्या करना चाह रहे हैं? हिंदी के नाम पर आप क्या देश में राष्ट्रगान नहीं गाएंगे? वो भी हिंदी में ही है। जब जय महाराष्ट्र बोलते हैं आप, जय हिंद बोलते हैं, तो क्या हिंदी नहीं है? और वो पश्चिम बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है जी, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा हुआ है। आपको सुन के एक चीज और हैरानी होगी कि जो महाराष्ट्र शब्द है वो संपूर्ण रूप से हिंदी है, उसका मायने ये नहीं है। और उसको आप किस तरह से चेंज करेंगे मराठी में, बता दीजिए। हमारे संजय द्विवेदी जी ये भी उत्तर भारत से ही संबंध रखते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने अपनी, देखिए इनकी तो मजबूरी है
उत्तर भारतीय होने के बावजूद भी अपने नेता का किसी तरह से मुखालफत नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बाला साहब ने एक मतलब या वो वीर सावरकर जी को लेकर हो या हिंदुत्व को लेकर हो या हिंदी को लेकर हो, उनके आप विचार और वाणी कभी भी इस तरह के नहीं रहे। और उस राजनीति को अलग करके आज देखिए कांग्रेस ने किस तरह से कन्नी काटी, ये कहते हुए कन्नी काट ली कि भाजपा के ट्रैप में उद्धव ठाकरे आ गए। यानी उद्धव ठाकरे ने जो इनिशिएटिव लिया, जो पहल लिया, वो गलत था। उनका आलोचना करने का तरीका बदल गया। शरद पवार जी कह रहे हैं कि 60% जो लोग मैंने बोले जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा का विरोध करके आप अपमान कर रहे हैं। मैं इसी चीज को ले जाता हूं, राकेश शेट्टी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, मैंने कांग्रेस के कई नेताओं का बयान यहां पर सुना है। कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि ये एक ट्रैप है जो बीजेपी सामने रख रही है और इस ट्रैप में नहीं फंसना है शिवसेना, अमन से या बाकी लोगों को, लेकिन वो इस ट्रैप में फंस गए हैं। क्या आपको लगता है, आप भी मानते हैं कि ये ट्रैप था जिस ट्रैप में एन चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और महाराष्ट्र की राजनीति फंस चुकी है? राजीव जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम। और हमारे मित्र महेश जी जब बात कर रहे थे, बहुत ही शांति से आप सुन रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी आप 2 मिनट का समय दोगे। देखिए, पहली बात यह है कि जो महाराष्ट्र में विरोध चल रहा है वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी पे कर रहा है। वो मैं खुद महाराष्ट्रन हूँ। महाराष्ट्र के लोग ना हिंदी भाषी के विरोध है, ना यूपी बिहार से जो लगाते हैं उनका विरोध है। क्योंकि जानकारी आपको दे दूं, 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इन्होंने लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया। धर्म के मामले में हो, जात के मामले में हो, आज वो भाषा पे आ गई। और आपको एक बात बता दो, यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका जो है, जो मुंबई के अंदर जो स्कूल चलते हैं, आप बोलते हुए मैं सुनाई दिया कि 5वीं के बाद क्या हिंदी लागू होगा। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में 5वीं के बाद हिंदी सभी स्कूल में लागू हो, स्टेट बोर्ड स्कूल हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो। आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, पिछले 40 साल से महानगर पालिका के अंदर, जो मुंबई महानगर पालिका के अंदर एडेड स्कूल, हिंदी मीडियम के एडेड स्कूल मुंबई के अंदर आज के दिन 250 स्कूल है, इंग्लिश मीडियम 200 स्कूल है, उर्दू मीडियम के 180 स्कूल है, गुजराती मीडियम स्कूल मुंबई के अंदर 30 है, तमिल मीडियम के 15 स्कूल है, तेलुगु मीडियम के 10 स्कूल है, कन्नड़ स्कूल मीडियम के 10 है। और ये सारे स्कूल महाराष्ट्र मुंबई महानगर पालिका के अंदर है, पूरा का पूरा अनुदानित है। मतलब वहां के टीचर से लेके मिड डे मील, वहां का बिल्डिंग का दुरुस्ती सब महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की जनता करती है। तो ये बात कहना कि हम महाराष्ट्रन हिंदी के विरोध है, ये गलत है। सिर्फ 3 नेशन पॉलिसी जो आपने नेशनल पॉलिसी जो लाया लैंग्वेज का, हमने ये कहा कि फर्स्ट में, जैसे मैं एक कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल से पढ़ा हूं, तो मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड से हिंदी, मराठी और इंग्लिश था। 5th स्टैंडर्ड पे हमें हिंदी इंट्रोड्यूस किया गया। इसीलिए जो पालक वर्ग है, जिसको हम पेरेंट्स कम्युनिटी बोलते हैं, वो मुंबई हो, महाराष्ट्र में हो, वो उत्तर भारतीय नहीं, सभी पेरेंट्स की ये शिकायत थी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में इसको इंप्लीमेंटेशन नहीं किया जाए। इसलिए पहले आंदोलन शुरू हुआ स्कूल लेवल पे, वहां से पॉलिटिकल पार्टी ने इसको उठाया और ये कहा कि हिंदी आप कंपलसरी फर्स्ट स्टैंडर्ड से मत करिए, 5th स्टैंडर्ड से करिए। और आज भी आपको बता दूं, और ये जो स्कूल का मैंने नंबर बताया, ये आज से नहीं, पिछले 40 सालों से हिंदी मीडियम के 250 स्कूल मुंबई में है। मराठी मानुस इस स्कूल को चला रहे हैं, क्योंकि ये महानगर पालिका के अंदर है और महानगर पालिका में सभी लोग महाराष्ट्रन और मराठी है। तो ये कहना कि हिंदी का विरोध है, हिंदी का विरोध नहीं। ठीक है, मैंने आपके कहने के मुताबिक आपको करीब 3 मिनट का समय दिया और आपने एक चीज अच्छी रही कि आप आंकड़ों के साथ सामने थे, आपके आंकड़े पुख्ता थे जो आपने सामने रखे और उससे आपने स्पष्ट किया। सवाल में एक और है, लेकिन वो आगे आके पूछूंगा। आलोक मेहता सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं।
आलोक मेहता सर, भाषाई पहचान और मराठी संस्कृति पर कितना जोर आपको दिखाई पड़ता है पिछले कुछ दिनों में जो आंदोलन हो रहे हैं, और राजनीतिक लाभ लेने पर कितना दिखता है? देखिए राजीव जी, अभी आपने जो कुछ दिन पहले देखा और अभी भी आपने दिखाया, उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी और साथ में सुप्रिया सुले जी साथ में खड़े होकर के ही ये अनाउंसमेंट हुआ मराठी को लेकर के, सब मिलकर के कैसे लड़ेंगे। और मराठी को नहीं, लेकिन उन लोगों को जो उपद्रवी, मैं उसके लिए उन्हें गुंडा शब्द इस्तेमाल में नहीं करूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो एक अपना धर्म है नैतिकता का, आप उन्हें ये कह सकते हैं कि आरोप है कि वो अपराधियों की तरह काम कर रहे हैं। वो पार्टी के हार्ड वर्कर हैं, राज ठाकरे उसके जिम्मेदार हैं। यदि ये कहना उद्धव ठाकरे जिम्मेदार नहीं है, ऐसा नहीं है। और उद्धव ठाकरे जी ने जब त्रिभाषा फार्मूला या नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई, क्या तब उन्होंने विरोध किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? आज सब कुछ मोदी जी को गाली देने की बात हो रही है, लेकिन उनकी मैं नहीं कह रहा हूं। राष्ट्रीय स्तर पर जब आप ये बात करते हैं, उस दृष्टि से ये केवल महानगर पालिका के चुनाव में कब्जा करने के लिए उत्तेजना भड़काने का जो प्रयास है, उसमें अब ये कहें कि नहीं साहब वो राज ठाकरे कर रहे हैं, उधर देखिए दोनों भाई यदि मिल गए तो दोनों के लोग मिलकर के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी उनको लेना होगी। आप यदि एंकर कर रहे हैं प्रोग्राम में, यदि मैं गाली देने लगूं तो आप भी तो जिम्मेदार होंगे ना कि आपने मुझे गाली देने अलाउ किया है। क्या मुझे आप वो कहेंगे कि आप एडिटोरियल डायरेक्टर आप है और आपके साथी आपके इस तरह की बातें कर रहे हैं? इसलिए मेरा ये कहना है कि जिम्मेदारी नेतृत्व की है। मैं ये मानता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता ने यदि कोई ऐसी धमकी दी तो उसके लिए भी कानून क्या करे, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के अनुशासन तो समिति तो उन पर कार्रवाई बनी कह सकती है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। और चूंकि मैं दूसरा ये हिंदी भाषी वर्सेस भी, राजीव जी से आपने एक अच्छा एक प्रारंभ में कही थी, मैं उसको बड़ी आपकी प्रशंसा करूंगा कि आपने कहा कि ये हिंदी वर्सेस मराठी नहीं है। मैं आपको हजारों लोग ऐसे गिना सकता हूं जो उड़िया हैं, जो तमिल हैं, जो तेलुगु हैं, जो बंगाली हैं, वो लोग मुंबई में रहते हैं और वो हिंदी और मराठी दोनों के लिए, मतलब उनके लिए समान, उनका अपना घर में यदि बंगला बोल रहे हैं, उड़िया बोल रहे हैं, वो उसी तरह से हिंदी को भी उनके बच्चों को पढ़ाया, उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनके परिवार के लोग बोल पढ़ाते हैं। तो ये केवल उत्तर भारतीयों का मामला नहीं है, ये केवल बनाने के लिए, डिवाइड करने के लिए, चाहे कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस ने एक अच्छा स्टैंड लिया है, मैं उनके लिए अभी कई चीजों में आलोचना करता हूँ, लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है, अभी भी पृथ्वीराज चौहान है, मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदार नेता है। लेकिन इस समय खेल ये है, एनसीपी और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को शहीद करने के लिए, चाहे कह दे उनके लोग कर रहे हैं। जब आप एक होकर के एक मंच पे सबको आह्वान कर रहे हैं कि हम एक हो गए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं केवल कि महानगर पालिका में कब्जा हो। इस घटिया राजनीति के लिए 75,000 करोड़ पर कब्जा करके कैसे भ्रष्टाचार किया जाए, कैसे लूट किया जाए। दिल्ली में 9,000 टीचर की कमी है आज, इसलिए दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी चली गई, जिसने नाम लिया था। आज उद्धव ठाकरे जी ने क्या कितनी शिक्षकों की भर्ती किया, सिंगल टीचर स्कूल में, आज भी स्टडी किया, सिंगल टीचर स्कूल उनके उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए हैं। अब वहां पर नई नियुक्तियों की अनाउंसमेंट किया गया है। बिहार जैसा राज्य जो पिछड़ा है वहां पर है। तो मेरा ये कहना है कि आप इसको देखिए, व्यापक क्षेत्र में शिक्षा में के नाम पर आप कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरा काम कर रहे हैं। जिस तरह से गुंडों, जैसे आप गुंडा से इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि अपने वर्कर के जरिए पिटवा रहे हैं। कभी किसी को आप ये, मैं आपको एक और बहुत ही दिलचस्प बताता हूं। मेरी बेटी का नाम अरुणिमा है, कारपोरेट उसमें काम कर, बड़ी कंपनियों में काम करती है। राज ठाकरे से जुड़े हुए लोगों ने कुछ वर्ष पहले की, वैसे अभी उनके लोग पहले भी कर रहे थे, वैसे मैं फिर एक लाइन और बताऊंगा कि प्रमोद महाजन और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी उत्तर भारतीयों में जब हुआ था, और वो उत्तर भारतीय नहीं है, दिल्ली की है, उसके पति बंगाली है, उससे कहा गया तुम अरुणिमा को भी मराठी में बताओ। लाइसेंस लेने गई थी, ये कहा गया अरुणिमा का भी मराठी क्या करेगा भाई, उसने कहा अरुणिमा होगा ना, अब उसका तुम्हें नाम, उसको मराठी तो नहीं बता सकती। मैं इसलिए व्यक्तिगत उदाहरण नाम बता रहा हूं। आप लाइसेंस अथॉरिटी से भी जाकर आप कहिए कि ऐसे कौन से लोग बैठे होते हैं। आप ऐसे लोगों को भड़काते हैं जिससे कि दूसरा आतंकित हो। कोई ब्रिटेन से आया है, कोई जर्मनी से आया है, कोई वहां से आया, प्रवासी भारतीय मुंबई में आ रहे हैं। मुंबई का विकास जितना हुआ देश का, और उसका असर क्या पड़ रहा है। कांग्रेस के मित्र हमारे इस बात को मानेंगे शेट्टी जी कि देखिए कर्नाटक में कन्नड़ को जब कहा जा रहा है तो उनकी सरकार के लिए तकलीफ होती है ना, कन्नड़ बोलना पड़ेगा। वही जो मैंने इसका नाम लिया वो अब बंगलोर में है। मैं इसलिए व्यक्तिगत उदाहरण बता सकता हूँ, कई उदाहरण है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रमाण बताने के लिए कि वहां पर कन्नड़ भाषी भी हैं, उत्तर भारतीय भी हैं, बंगाली भी हैं। कारपोरेट वर्ल्ड कितना बड़ा बन गया है बंगलोर में, हैदराबाद कितना आगे बढ़ रहा है। आपने जो आग लगा रहे हैं मुंबई से,
मुंबई के दंगों की आग देश में जिस तरह से लगाई गई थी 92 में, आज तक सांप्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदार जिस तरह की पार्टियां रही हैं, उसी तरह से वो कोशिश कर रही हैं कि देश भर में इस तरह से भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, जाति बताओ। राहुल गांधी पूछते हैं शेट्टी जी बताएं कि जाति के, शेट्टी जी मुझे तो नहीं मालूम किस जाति का है, और मेहता भी कई होते हैं, गुजराती भी है, पंजाबी भी है, राजस्थानी भी है, और उसकी जाति अलग अलग हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं जात बताओ, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये जाति पर बांटना, भाषा पर बांटना, ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को मोहरा बना के सेनाओं के नाम पर ये भारत में अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग तो इन लोगों की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करता? जो जाति और धर्म, जो संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि आप जाति के नाम पर दंगे कराएं, भाषा के नाम पर दंगे कराएं, ये सब लोगों की मान्यता खत्म होनी चाहिए। अराजकता की पैदा करने की जो कोशिश है, मुंबई को आग लगाने की कोशिश की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ एसके दत्ता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। एसके दत्ता सर, वर्तमान विवाद और शिवसेना को लेकर, मैं नहीं, शिवसेना पर यह आरोप लगा हुआ है और ये लगातार राजनीतिक दौर से कहा जाता रहा है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ एक होकर चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम आने के बाद उसने अपना रास्ता अलग कर लिया। मैं कह रहा हूं वर्तमान विवाद में जहां पर शिवसेना वो हरकतें नहीं कर रही है जो मनसे के कार्यकर्ता जमीन पर जाकर कर रहे हैं, कहीं ऑटो वाले से माफी मंगवा रहे हैं, उसे धमका रहे हैं, कहीं किसी पर थप्पड़ लगा रहे हैं, तो यहां पर बदनामी मनसे की ज्यादा है। इस बात की कितनी गारंटी है कि मनपा चुनाव परिणाम के बाद शिवसेना मनसे से भी अलग ना हो जाए? देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सामने है और कौन पीछे से तेल डाल रहा है, ये महत्वपूर्ण है इसको जानना। जो सामने है और जो सामने आके आगजनी कर रहे, तोड़फोड़ कर रहे, मारपीट कर रहे, वो तो उतना जिम्मेदार है ही, पर उसके पीछे जो रसायन डालने की जो कोशिश कर रहा है, तेल डालने की जो कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो उससे भी ज्यादा जिम्मेदार है। और इसलिए मैं दोनों, उद्धव ठाकरे जी के जो शिवसेना यूबीटी है और उसके साथ साथ मनसे जो है राज ठाकरे जी का, मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं बंगाल से हूँ, बंगाली मेरा भाषा है, मेरा मातृभाषा है बांग्ला, पर मुझे जरा सा भी अपमानित नहीं लगता है हिंदी बोलने में। इनफैक्ट मैं गर्वित महसूस करता हूँ हिंदी में बात रखने के लिए और हिंदी बोलने में। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है और राष्ट्रीय भाषा का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना कि मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मैं सुन रहा था कि उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के जो प्रवक्ता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे थे कि जुमलेबाज है। जुमलेबाज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी है, 27 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी को, यानी कि तमाम जितने सारे बाहर के जितने सारे राष्ट्रपति है या फिर प्रधानमंत्री है या फिर दूसरे देश जो है, वो सारे देश माननीय प्रधानमंत्री जी के इनके अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी के जुमलों को पसंद करते हैं। इसलिए उस देश के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक तरह से श्रृंगार किया जा रहा है। जुमलेबाज और ये सब कह के आप अपने राजनीतिक कद को हल्का मत कीजिएगा। आपकी जो हिंदुत्व वाली जो विचारधारा है, हिंदुत्व वाली विचारधारा का तो तिलांजलि उस दिन आप लोगों ने दे दिया था जिस दिन बहुत बर्बरतापूर्ण पालघर के साधुओं को मारा गया था और कोई पहल नहीं हुआ था, एफआईआर तक नहीं हुआ था, गुमनाम लोगों के नाम पे एफआईआर किया गया था और उसके बाद किसी भी तरह का कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से सजा नहीं दिया गया था। आपने तो हिंदुत्व की राजनीति तब तिलांजलि किए थे जब आप जाके कांग्रेस के साथ जाके कंधे में कंधे मिला के और गोद में जाके बैठ गए। बाला साहेब जी का क्या बयान था सोनिया जी को लेके और कांग्रेस पार्टी को लेके, उसको कम से कम जरा सा अध्ययन कीजिए उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी, शायद आपके अंदर सद्बुद्धि आ जाए। जिस तरह से जिन राजनीतिक पार्टी का आप घोर विरोधी आपके पिता रहे हैं और आपके सुप्रीम हीरो रहे हैं, जिनको हम लोग शत शत नमन करते हैं, बाला साहब ठाकरे जी को, और हिंदुत्व के आइकॉन मानते हैं, उनके राजनीति का तो तिलांजलि आपने तभी दे दिया था
जब कांग्रेस के जहां जाके और एनसीपी के साथ जाके जब आपने गठबंधन कर लिया था, हिंदुत्व की राजनीति को हिंद महासागर में आपने फेंक दिया था उसी दिन। तो इसलिए घड़ियाली आंसू मत बहाइए हिंदुत्व को लेके, और ये मत बोलिए कि हमारी हिंदुत्व जो है वो असली है। असली अगर होती तो महाराष्ट्र चुनाव में इतना दुर्दशा आप लोगों का नहीं होता, और ना ही आप एक तरह से समाप्ति के कगार में जाते। असली अगर आपकी हिंदुत्व होती तो आपके शिवसेना में पार नहीं होता, और एक 2/3 लोग आपके शिवसेना से निकल के अलग पार्टी बना लेते, और आपकी अगर पार्टी अगर ओरिजिनल होती तो उच्चतम न्यायालय आपके पार्टी को आपका ओरिजिनल सिंबल दे दिया होता, और चुनाव आयोग भी उस पे एक तरह से मोहरा लगा के आपको दे दिया होता। पर चुनाव आयोग ने भी रिजेक्ट किया था। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट पे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया था, इसलिए क्योंकि आपकी जो राजनीति, आपकी जो विचारधारा, आपका जो बुनियादी मकसद था हिंदुत्व को लेके और राष्ट्रवाद को लेके और भारत को लेके, उसका कहीं ना कहीं पे आपने बहुत बुरी तरह से तिलांजलि बहुत पहले ही आपने दे दी है। मैं मानता हूं कि ये छिछोरा राजनीति चल रहा है। बॉम्बे मुंबई महानगर निगम के चुनाव को जीतने के लिए, और उसके लिए साम धाम दंड वेद, और अगर जरूरत हो हथियार से धमका के, पीट के, मार के किसी भी तरह से वोट को हड़प लो और किसी भी तरह से कुर्सी को बरकरार रखो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे आपकी पार्टी के लिए तिजोरी का चाबी है महाराष्ट्र निगम, मुंबई महानगर निगम जो है, और उसको आप कतई छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह की छिचोरा राजनीति शुरू किए हैं। मैं जानता हूं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। शायद अभी तो 2.5% और 3% वोट शेयर आपका रह गया है, और उद्धव ठाकरे जी के पार्टी का 9% के आसपास है, और मनसे का 2.5% के आसपास है। हो सकता है कि मुंबई महानगर चुनाव के बाद शायद ये निगेटिव में चला जाए आपके वोट शेयर। आप अगर खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं इस तरह की राजनीति करने के लिए, और इस तरह के राजनीति के माध्यम से, तो उसके लिए आप खुद ही अपने आप को मुझे लगता है एस के दत्ता साहब, आपने जितना कुछ बोल दिया इस बारे में शिवसेना यूबीटी ने भी बहुत कुछ सोचा होगा इस जगह पर आने के लिए, और शायद मनसे ने भी बहुत कुछ सोचा होगा। आप सब लोगों के जो आप सब लोगों ने बात रखी, मैं अपना कोई यहाँ पर सार नहीं देना चाहता, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, और आदरणीय आलोक मेहता जी का एनालिसिस देखकर लगता है ऐसा है कि मनपा का चुनाव वो लिटमस टेस्ट है कि कौन जीतता नहीं है, कि ये गठबंधन कितना साथ रहता है और महाराष्ट्र की राजनीति कहाँ जाती है। मुझे लगता है वो परिणाम महाराष्ट्र में राजनीति को एक नई दिशा दे देंगे, क्योंकि शायद दूसरी बार ये साबित हो जाएगा कि भाषा विवाद क्या वहां पर परिणाम सामने लाता है। बहुत धन्यवाद आप सभी आदरणीय मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों ने अपना अपना विचार खुलकर रखा, उसमें किसी भी तरीके का कोई लाग लपेट नहीं रखा, जिससे हमारे दर्शकों तक वो बात स्पष्ट तौर पर पहुंची जो महाराष्ट्र में इस वक्त हो रही है, जिसके चलते मराठी गैर मराठी, हिंदी नहीं गैर मराठी का विवाद इस वक्त उठाया जा रहा है। उधर हिंदी मराठी भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने उद्धव और राज ठाकरे को चुनौती दी थी कि क्या वो मुस्लिम इलाकों में जाकर मुस्लिमों को मराठी बोलने के लिए जबरन कह सकते हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी ने मुंबई के मुस्लिम इलाकों में लोगों से जाकर मुलाकात की और भाषा विवाद पर उनकी राय क्या है जानने की कोशिश की। सुनिए। मीरा रोड में हिंदी के नाम पर जिस शख्स को निशाना बनाया गया, उस निशाना बनाए जाने के बाद बीजेपी लीडर नितेश राणे ने भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, अगरीपाड़ा, नागपाड़ा, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, इन सब जगह का जिक्र किया है, और इस जिक्र करते करते उन्होंने दाढ़ी और टोपी का सहारा लिया है। दाढ़ी और टोपी का मतलब है सीधे सीधे ये बात यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए की है। चूँकि ये सारे इलाके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो इसलिए उन्होंने मुसलमानों की तरफ जो है इशारा किया है और कहा है कि यहाँ के लोगों से मराठी बुलवाया जाए। मुशीर अंसारी से बात करेंगे। दाढ़ी टोपी, दाढ़ी तो है आपकी, टोपी और दाढ़ी और टोपी को लेके जो सवाल किया गया है, किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इस बात को मैं सियासी तनाजुर में देखना चाहता हूँ। जी, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस आने वाले हैं, और दोनों भाइयों का जो इत्तेहाद जो है वो भी उसी नज़रिए से है, और उसमें जो है हिंदी भाषा का जो बीजेपी ने जो रियासत महाराष्ट्र ने किया, उसकी मुखालफत का भी मामला आया। तो खैर एक अलग वो विवाद है,
जिस पर जो है वो मामला महाराष्ट्र में किया गया। लेकिन मेरा ये बोलना है कि सबसे पहले मैं राज ठाकरे साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आप इस बात को कह रहे हैं कि जो है, अभी मैं खुद यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उतनी अच्छी मराठी नहीं बोल सकता। अच्छा, मेरे जब स्कूलिंग थी तो मराठी थी भी नहीं, लेकिन मैं चूँकि ऑफिस में काम किया, हमने सीखी भी ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते मराठी। तो शिवसेना को चाहिए कि मराठी क्लासेस का इंतज़ाम करें और मुसलमानों को भी और उनमें भी गैर भाषी जो लोग हैं उनको ये सिखाई जाए मराठी, तो एक बेहतर चीज़ होगी। जी, नीतीश राणे ने जो बोला है, जिन एरिया का जिक्र किया है, नल बाजार, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, अग्रीपाड़ा, नागपाड़ा, वो आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, उस मंजर पर मैं आना चाहता हूँ कि सियासी पस मंजर में एक बयान है। बीजेपी ने कुछ लोगों को जो छोड़ दिया है, जिसमें नीतीश राणे एक हैं, और वो हमेशा इसे ही बयान मुस्लिम मुखालिफ बयान देते चले आए। उनकी जो गाड़ी इसी पर चलती है, उनकी सियासत इसी पर चलती है, उसी सियासत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये बयान जो है दिया है, और ये उनका बयान गैर वाजिबी है। इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए। मैं उसकी एक मिसाल इसलिए देना चाहता हूँ कि आज ही आप शायद पेपर में पढ़ा होगा, कल शुभन गिल जो हिंदुस्तानी कप्तान है, उन्होंने सिराज को जो है, सिराज जो है बॉलर हैं, उनको बॉल देते हुए कहा कि सिराज भाई बिस्मिल्लाह करके बॉल डालो। मतलब कितनी बड़ी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात है, और कितना मतलब एक मज़हब के तय एक गैर मुस्लिम का जो है वो फ़िरक़ावाना जो मामला नहीं हो करके एक इत्तेहाद, बाहिमी इत्तेहाद है जिससे हिंदुस्तान तरक्की कर सकते। तो ऐसी बातों पे नीतीश राणे को भी नज़र रखना चाहिए और ये सब जो है सियासी बाजीगरी छोड़ देना चाहिए। सवाल है मेरा कि क्या आप लोग मराठी बोलने से गुरेज करते हैं या कुछ ऐसा है क्या कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि यहाँ अगर आके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या ऐसा उन्होंने एग्रेसिव अंदाज में कहा है कि आमिर खान क्या मराठी बोलता है, क्या जावेद अख्तर, क्या इस तरह से उन्होंने ये कहा है, एक एग्रेसिव अंदाज रहा है, तो क्या कुछ नफरत जैसी है क्या मराठी से आप लोगों को? देखिए, ऐसा है कि हमारी मादरी ज़बान मुसलमानों की उर्दू है। हम उर्दू से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, वो मुसलमानों के लिए कही गई कि वो मादरी ज़बान है हमारी, लेकिन वो उर्दू ऐसी है कि उसकी शीरीनी ऐसी कि हर फ़िरका जो है, बड़े बड़े शायर भी वो गैर मुस्लिम पैदा हुए, और मराठी जो हमारी राष्ट्रभाषा के बजाय हमारी जो रियासत की भाषा है, तो मराठी से हम क्यों नफरत करेंगे? हमको महाराष्ट्र में रहना तो मराठी को सीखना है, मराठी बोलना है और बोलना चाहिए। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती इस तरह का करता है तो वो गैर वाजिबी है, उसको समझाना चाहिए। और मैं अब दरख्वास्त करूंगा सबसे कि मराठी सीखें, जो नहीं बोलते हैं वो सीखें और अपनी यहाँ की जो रियासत में हिस्सेदारी अपनी जताएं इस ज़बान को सीख कर। आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप बताइए, मराठी आती है आपको? हाँ, मराठी आती है। अच्छी आती है? तो बोलने में क्या कुछ दिक्कत है? नीतीश राणे ने जो कहा है कि यहाँ बोलेंगे तो नाही, नितेश राणेला काय झालेलं आहे, त्याला इस्लामिक फोबिया झालेला आहे। ये आपने जो बोला मराठी में, अब हिंदी में यही बताइए। नितेश राणे जी को इस्लामिक फोबिया हो गया है। वो हर बात को नफरत के नज़रिए से, नफरत के चश्मे से देखते हैं। वो दो समाज के बीच में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए वो एक आमदार है और महाराष्ट्र के मंत्री है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस जी जो चीफ मिनिस्टर है, उनको थोड़ी समझ देनी चाहिए कि इस तरीके की बयानबाजी ना करें जिससे दो समाज के बीच में नफरत पैदा हो।